नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान का भूगोल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, सभी को पता होगा कि 50 जिलों के अकॉर्डिंग आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। और पिछली जो 7 क्लासें हमने पढ़ी है साथियों, इन क्लासों में हमने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की है और साथ ही उन भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उनके 2 टेस्ट भी आपको YouTube पर प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। तो ये जो क्लास नंबर 8 है, आज से आपके एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, राजस्थान की नदियाँ। और मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे उद्गम स्थल कौन से जिले से कौन से जिले में जा चुका है, जो नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में नदियां बहती थी वहां से चेंजेज होके मतलब बहुत कुछ परिवर्तन आया है। भले ही आपने पहले जीके पढ़ रखी हो, किंतु साथियों अब जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनके साथ इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। आपको वास्तव में लगेगा कि नहीं यार, हमको इन चीजों को दोबारा से पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। राजस्थान की संपूर्ण भर्तियों के लिए बेहद उपयोगी वीडियो रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए हो, सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, रीट मेंस के लिए हो, या फिर हम बात करें पशु परिचर की भर्ती जो अभी आ रही है उसके लिए हो, या अन्य कोई सी भी भर्ती राजस्थान की, सभी के लिए ये क्लासेज बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो देखते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में नदियां। और नदियों के बारे में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों के बारे में अगर कोई प्रश्न आया तो या तो उन नदियों का अन्य नाम पूछा जाता है कि भाई इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर उसका उद्गम स्थल पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन से जिले से हुआ है, कौन सी पहाड़ियों से हुआ है, या फिर यूं पूछा जाता है कि भाई वो दूसरे राज्य में से निकल के राजस्थान में यदि आ रही है तो राज्य में प्रवेश कहाँ से वो कर रही है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर नदियों में से जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो है बहाव क्षेत्र, कि नदी निकल करके कहां कहां पर बहती हुई जा रही है, या फिर उसकी समाप्ति स्थल के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस नदी का समाप्ति स्थल कहां पर है। उसकी सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर उस नदी की कोई विशेषता है, उसके आसपास कोई सभ्यता वगैरह है, या फिर उस नदी की कुछ विशेषता अगर है तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे राजस्थान में जो नदियां हैं यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम जो भी नदियां, राजस्थान में नदियों का जो वर्गीकरण है उसके आधार पे हम नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी नदी हम पढ़ेंगे बिल्कुल सारी चीजें आपको क्लियरली यहाँ पर बताई जाएगी, 100% शुद्ध आंकड़ों सहित। बिल्कुल आप बिना टेंशन से इन चीजों को पढ़ सकते हो साथियों, बिना किसी डाउट के। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिएगा, आपको पता होगा पहले भी कि राजस्थान में नदियों का जो अपवाह तंत्र है, मतलब जहां पर नदियां बहती है जिस तरीके से जिस तरफ, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो वो नदियां होती है जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां, मतलब वह नदियां जो राजस्थान से बाहर नहीं जाती है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र मतलब दूसरी नदी में भी नहीं मिलती है तो भी वो नदी फिर राजस्थान के बाहर नहीं जाएगी, मतलब जो राजस्थान में ही समाप्त होती है। ठीक है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र भूमिगत हो जाती है, उन नदियों को आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और जो नदियां किसी भी तरीके से अन्य नदियों की मदद से या अन्य नदियों में वो विलीन हो जाती है और अपना जल अरब सागर में ले जाती है, उन नदियों को अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत पड़ेंगे। और जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, उन नदियों को हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की नदियों में से संबंधित जो है ज्यादा से ज्यादा आपके 4 वीडियो बनेंगे आधे आधे घंटे के, जिसमें आपके ये नदियों वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों। आपको कहीं अन्यत्र से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करेंगे आंतरिक अपवाह क्षेत्र को। सबसे पहले भाई 3 भागों में बांटा है, तो पहला प्रकार कौन सा है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियां। साथियों, आंतरिक अपवाह क्षेत्र एक विशेष प्रकार का अपवाह क्षेत्र होता है और ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र केवल कहां पाया जाता है? राजस्थान में ही पाया जाता है साथियों। और राज्य का ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है। देखो भाई,
राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र है। संपूर्ण जो नदियां बहती है इसकी लगभग 60% नदियां जो है राजस्थान की अगर हम बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत वो आती है साथियों। अब ये देखेंगे कि राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है। तो ये देखिएगा, सबसे जो मुख्य नदी है वो नाम आता है घग्गर नदी, और यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये वो नदियां हैं सभी जो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। घग्गर नदी है, कांतली नदी है, कांकने नदी है, रूपारेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, साबी, मेंथा, खारी, खंडेला और द्रव्यवती। मुख्य रूप से मुख्य नदियों को हम देख रहे हैं। देखो, इन लगभग अगर प्रश्न आंतरिक अफवाह तंत्र से बनेगा तो इन नदियों में से ही आपके प्रश्न बन जाएगा साथियों। देखो, सबसे पहले हम यहाँ घग्गर नदी के बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। इस नदी को कांतली नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के ही इस वीडियो में, और कांकने नदी के बारे में भी आज के इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आंतरिक अफवाह तंत्र की 3 नदियां आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। बाकी जो 7 नदियां बच रही है वो कल के वीडियो में आपके कंप्लीट करवा दी जाएगी, जिससे आपके आंतरिक अफवाह तंत्र का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो सबसे पहले हम आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में कौन सी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं? घग्गर नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हमने भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन किया था तो उसमें घग्गर बेसिन के नाम से हमने एक पार्ट पढ़ा था। वो घग्गर बेसिन जो है साथियों, क्या बताया था मैंने आपको कि जहां घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है वो क्षेत्र घग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है। तो देखो, घग्गर नदी के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं घग्गर नदी को। मित्रों, घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग है? उत्तरी भाग में घग्गर नदी स्थित है, और इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो, प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जानते हैं, दृश्यद्वती नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, हकरा नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, और वर्तमान में डेथ रिवर मतलब मृत नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, नट नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, और सोतर नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखो कितने सारे नाम हैं। ये सभी नाम किसके हैं साथियों? घग्गर नदी के। प्राचीन सरस्वती है, दृश्यद्वती है, हकरा नदी है, मृत नदी है, नट नदी है और सोतर नदी है। ये 6 उपनाम आपकी कौन सी नदी के हैं? घग्गर नदी के हैं साथियों। अब इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम स्थल है राजस्थान में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब राजस्थान के बाहर से ये राजस्थान में आ रही है। तो मित्रों, अगर उद्गम स्थल देखें, शिवालिक की पहाड़ियां कालका में जो है, और कालका आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का? घग्गर नदी का। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। ये देखिए, आपके राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, ये आपके घग्गर नदी राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश कर रही है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले से ये श्रीगंगानगर जिले में भी जाती है, वहां से ये अनूपगढ़ जिले में भी जाती है, फिर इधर ये निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। किधर निकल जाती है? पाकिस्तान की तरफ। तो देखो, फिर जब इसमें अत्यधिक पानी आता है तब निकलती है, नहीं तो ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। राजस्थान में क्या, ये जैसे घग्गर नदी इधर हनुमानगढ़ में आती है तो हनुमानगढ़ में ही खत्म हो जाती है, गंगानगर तक भी नहीं पहुंच पाती है। जब बारिश नहीं होती है तब की बात है ये। और मान लो जोरदार बारिश हो जाए तो फिर बाढ़ भी आ जाए तो वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। तो मित्रों, घग्गर नदी को उद्गम स्थल हमने देख लिया, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, कालका। इनके अन्य नाम प्राचीन सरस्वती, दृश्यद्वती, हकरा, मृत और नट और सोतर नदी। अब देखो, हम बात करेंगे घग्गर नदी में। घग्गर नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? आपको अभी मैंने बताया कि भाई घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ जिले में एक जगह है जिसका नाम है टिब्बी। क्या नाम है जगह का? नाम टिब्बी नाम है साथियों। ये आप देखिएगा, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले में कर रही है, और एक स्थान है जहां ये प्रवेश कर रही है, उस जगह का नाम है टिब्बी। याद रखना है,
टिब्बी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और ये हनुमानगढ़ जिले के साथ ही श्री गंगानगर जिले में और अनूपगढ़ जिले में, मतलब राजस्थान के 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है वर्तमान में। पहले तो हम पढ़ते थे कि ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में ये, किंतु वर्तमान में ये राजस्थान के 3 जिलों में आती है साथियों, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। प्रवेश कहां पर करती है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से स्थान पर? टिब्बी नामक स्थान पर जो घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां तक सभी के क्लियर है? आगे हम देखते हैं साथियों। मित्रों, इसके समाप्ति स्थल की बात करें तो पोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में स्थित है, दूसरे देश में आ चुकी है ये जगह। जब इसमें बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, इस वजह से इसका समाप्ति स्थल पाकिस्तान पोर्ट अब्बास माना जाता है। वर्तमान में साथियों घग्गर नदी भटनेर जो दुर्ग है, भटनेर जो दुर्ग है इसके आसपास, भटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल इसके आसपास में लुप्त होती है साथियों। वर्तमान की ये बात की जा रही है। देखो आगे हम घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे तो इसकी विशेषताओं को देखेंगे। क्या क्या इसकी विशेषता है घग्गर नदी की? इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। मित्रों, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मतलब जो दूसरे देश तक चली जाती है। राजस्थान से सिर्फ एक ही देश टच हो रहा है, पाकिस्तान। अब एक ही देश टच हो रहा है तो उसमें ही जाएगी। अब एक ही नदी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो नदी आपके कौन सी नदी है? घग्गर नदी, जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर घग्गर नदी रहेगा। साथियों, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता आपके स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता के साथ ही रंगमहल सभ्यता भी आपके हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये तीनों ही सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मित्रों, अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है, किंतु अगर हम बात करें अनूपगढ़ पहले गंगानगर में आता था, तो ये अब अलग से जिला बन चुका है। और सूरतगढ़ भी इसी के किनारे स्थित है। और सूरतगढ़ आपके कौन से जिले में आता है? श्री गंगानगर जिले में आता है साथियों। घग्गर नदी द्वारा निर्मित एक झील भी है, उसको तलवाड़ा झील के नाम से जाना जाता है, जो आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। हनुमानगढ़ जिले में, जिस जिले में ये सबसे पहले प्रवेश करती है राजस्थान में, वहां एक झील का निर्माण भी करती है, जिसका नाम क्या है? तलवाड़ा झील। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी झील, कौन सी नदी इस झील का निर्माण करती है? तो घग्गर नदी इस झील का निर्माण करती है साथियों। वर्तमान में इस नदी को, किस नदी को? घग्गर नदी को, घग्गर नदी का जो ताल है इसको स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। नाली मतलब इसका बहाव क्षेत्र। घग्गर, मैंने आपको भौतिक जो विभाजन पढ़ाया था उसमें भी नाली शब्द के बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया था कि जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था। तो क्लियर है सभी के आपके ये नदी, घग्गर नदी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, रिपीट कर लेते हैं साथियों। एक आंतरिक अपवाह की नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी के अलावा प्राचीन सरस्वती, दृष्टद्वती, हकरा, अमृत नदी, नट नदी और सोतर नदी भी है। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की कालका जो जगह है वहां की शिवालिक पहाड़ियों से है। इसका जो राज्य में प्रवेश है हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान पर होता है। 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। समाप्त आपके पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास में होती है। और वर्तमान में घग्गर नदी जो है नॉर्मल जो है सामान्य रूप से भटनेर हनुमानगढ़ में ही लुप्त हो जाती है साथियों। विशेषता क्या क्या देखी हमने घग्गर नदी की? राजस्थान का शोक इसे कहते हैं, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान में जाती है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में 3 सभ्यताएं मुख्य रूप से कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। अनूपगढ़ जो जिला बनाया गया है उसका अनूपगढ़ शहर इसी नदी के किनारे है।
सूरतगढ़ जो है श्रीगंगानगर का वो भी इस नदी के किनारे है और इस नदी के द्वारा निर्मित एक झील है जिसको तलवाड़ा झील कहते हैं, जो कहाँ है, हनुमानगढ़ में। और स्थानीय भाषा में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहा जाता है। बिल्कुल अगर प्रश्न आएगा तो बिल्कुल इनमें से आपके प्रश्न फंस सकता है मित्रों। तो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है। चलिए अगली आंतरिक प्रवाह वाली नदी को देख लेते हैं। अगली जो आपके नदी आती है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी, जिसको शेखावटी की मुख्य नदी भी कहा जाता है। किसकी, शेखावटी की। पहले शेखावटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर आता था, किंतु वर्तमान में चूरू, झुंझुनू, सीकर के अलावा आपके जो नीम का थाना जिला है, कौन सा जिला, नीम का थाना जो जिला है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। कांतली नदी की बात करेंगे साथियों, आपके जो कांतली नदी है ये देखो, ये कांतली नदी रही आपके, एक तो सीकर जिले में बहती है, एक नीमका थाना जिले में बहती है, फिर झुंझुनू जिले में ये बहती है और ये चूरू जिले की जो सीमा है ना वहां जाकर ये लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी की बात है ये, कांतली नदी की। तो पहले तो कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये 2 जिलों में था। कौन कौन से, एक तो सीकर जिले में और एक झुंझुनू में, लेकिन वर्तमान में 3 जिलों में। कौन कौन से में, सीकर में, नीमका थाना में और झुंझुनू में, और चूरू जिले की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। शेखावटी की ये मुख्य नदी है कांतली नदी। उद्गम स्थल की बात करेंगे कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो खंडेला की पहाड़ियां जो है सीकर जिले में। कौन से जिले में, सीकर जिले में। साथियों ये देखिएगा कांतली नदी ये सीकर जिले में यहाँ पर है खंडेला की पहाड़ियां। बिल्कुल यहीं से कांतली नदी का उद्गम होता है। फिर ये बहते बहते नीमका थाना की तरफ से, झुंझुनू की तरफ से निकलते हुए चूरू जिला की जो सीमा है वहां जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो पहली चीज क्या याद रखना है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर जिले में। आगे हम देखेंगे बहाव क्षेत्र, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जिलों में बहती है, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू। समाप्ति स्थल चूरू की सीमा, हो सकता है आपको कुछ जगह ये भी देखने को मिल जाए कि ये चूरू जिले में जाकर लुप्त हो जाती है। और एक चीज हमने पहले पढ़ रखी है कि ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां कोई नदियां नहीं है, तो एक तो बीकानेर, एक चूरू जिला, भाई इनमें नदी नहीं है। किंतु ये जो आपके कांतली नदी है ये चूरू जिले की जो सीमा स्टार्ट होती है ना वहीं पर जाकर ये लुप्त हो जाती है। साथियों विशेषता देखेंगे, पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः, वैसे तो अगर यूं पूछ ले कि राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, घग्गर नदी। लेकिन यूं पूछ ले पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बह रही है। ये राजस्थान से ही शुरू होकर राजस्थान में ही खत्म हो रही है, जबकि घग्गर नदी तो आपके हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान तक जा रही है। तो इसी वजह से आपको क्या याद रखना है, अगर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछे तो घग्गर, और पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछे राजस्थान की, तो फिर आपका आंसर कांतली नदी हो जाएगा। साथियों सभी के क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता स्थित है। कौन कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। अब वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता है ये नीमका थाना जिले में जा चुकी है। जो सुनारी सभ्यता है जो झुंझुनू में थी ये आपके खेतड़ी नीमका थाना में जा चुकी है। मतलब दोनों ही सभ्यता नीमका थाना जिले में स्थित है। ये दोनों ही सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर रहेगा आपके कांतली नदी के किनारे। मैंने क्या कहा था, आंकड़े चेंज हुए हैं। पहले आपको पता था कि गणेश्वर सभ्यता सीकर में थी, लेकिन वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में जा चुकी है जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। सुनारी सभ्यता पहले खेतड़ी झुंझुनू में थी, अब वर्तमान में सुनारी सभ्यता खेतड़ी नीमका थाना में जा चुकी है। तो मित्रों इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको ये चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक इन चीजों को आप समझोगे कैसे। नई चीजें हैं, चीजों में थोड़ा बदलाव हुआ है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ यूं कि भाई यार ये जगह जो है इस जिले के अंदर जा चुकी है, इतना ही बदलाव हुआ है। नदी तो वही बह रही है लेकिन सीमा निर्धारण अलग अलग कर दिया जिलों का। इस वजह से आपको निश्चित रूप से नया जीके जरूर पढ़ना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरी नदी की तरफ, कांकनी नदी। एक बार और कांतली नदी को हम रिपीट कर लेते हैं।
कांतली नदी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये शेखावटी की मुख्य नदी है। कहां से इसका उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर जिले से। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर जिला। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? बहाव क्षेत्र की जो कांतली नदी है कौन कौन से जिलों में बहती है? तो सीकर में, नीमका थाना में और झुंझुनू में। समाप्ति स्थल कौन सा है इसका? चूरू की सीमा, जहां शुरू होती है वहीं इसका समाप्ति स्थल है। मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है आपके कांतली नदी। और कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता है, जो दोनों ही सभ्यताएं हैं नीमका थाना जिले में वर्तमान में जा चुकी है, चाहे वो गणेश्वर सभ्यता हो, चाहे वो सुनारी सभ्यता खेतड़ी हो। यहां तक क्लियर है सभी के। अब हम आंतरिक अपवा तंत्र की तीसरी नदी के बारे में जानकारी लेंगे बहुत ही अच्छे से। मित्रों, आंतरिक अपवा तंत्र की जो तीसरी नदी है वो आती है आपके कौन सी नदी? काकनेई नदी। अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। काकनेई नदी के अन्य नामों की बात करेंगे सबसे पहले कि काकनेई नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो काकनेई नदी को मसूरदी नदी और कांकनी नदी, क्या क्या? मसूरदी नदी भी इसको कहते हैं और कांकनी नदी भी इसको कहते हैं। और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से उद्गम होकर के जैसलमेर जिले में ही समाप्त हो जाती है साथियों। कौन सी नदी है ये? कांकनेई नदी। ये देखिएगा, कांकनी नदी भी इसको आप कह सकते हो, कांकनेई नदी भी इसको कह सकते हो। जैसलमेर जिले से शुरू होकर के जैसलमेर जिले में ही क्या हो रही है? खत्म हो रही है। आंतरिक अपवा तंत्र की ये नदी हुई। फिर तो मित्रों इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे, याद रखिए एक बार नाम, मसूरदी नदी के दो, कांकनी नदी के दो या कांकनेई नदी के दो। उद्गम स्थल इसका देखेंगे तो कोटरी गांव की पहाड़ियां, कहाँ? जैसलमेर। कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से उद्गम होता है कांकनेई नदी का। कोटरी गांव की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। बिल्कुल यहीं से इसका उद्गम होता है साथियों। और इसका जो बहाव क्षेत्र है ये सिर्फ जैसलमेर जिले में ही बहती है। समाप्ति स्थल है इसका बुझ झील जैसलमेर। बुझ झील, अब एक चीज और क्लियर क्या होगी कि बुझ झील राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? तो आंसर रहेगा जैसलमेर। क्यों? क्योंकि हम जो कांकनी नदी देख रहे हैं, कांकनेई या कांकनी नदी जो देख रहे हैं साथियों, ये बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। वहीं पर ये समाप्त हो रही है। आंतरिक अपवा तंत्र की ये सबसे छोटी नदी है और ये बुझ झील का निर्माण करके वहीं पर समाप्त हो जाती है। उद्गम स्थल कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर, बहाव क्षेत्र सिर्फ जैसलमेर, समाप्ति स्थल बुझ झील जैसलमेर। विशेष तौर पे क्या याद रखना है कि एक तो ये बुझ झील जैसलमेर में जो है उसका निर्माण कर रही है और आंतरिक अपवा तंत्र की ये सबसे छोटी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, पूछा जा सकता है कि आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी बताओ, तो आंसर क्या रहेगा? आपके कांकनेई नदी जो है आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है। क्लियर है सभी के? तो तीन नदियों के बारे में हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा साथियों हमने? एक हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, दूसरी हमने जो कांतली नदी है उसके बारे में पढ़ा, शेखावटी वाली, तीसरी हमने कांकनेई नदी के बारे में पढ़ा जो आपके जैसलमेर जिले वाली है। तो ये तीनों नदियां मेरे हिसाब के सभी के क्लियर हो चुकी होगी। अब कल के वीडियो में आंतरिक अपवा तंत्र का वाला जो भाग है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे साथियों कल के वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो अभी तक नहीं किया है लाइक, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद सभी का।